सुधांशु द्विवेदी जी, पहला सवाल आप ही से ये है, क्या आप इनको बार बार आरोप लगाते हैं कि भाई ये जाति का कार्ड खेलते हैं, तो ये ओबीसी आउटरीच ये जातिवाद नहीं है? देखिए, ये जब से जात बिरादरी का मुद्दा आने लगा तब से लोग ओबीसी और एससी और ये बात करने लगे। मैं तो बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को, सभी को साथ में लेके जिस प्रकार से आगे बढ़ती, मैं सब प्रमाण बोलता हूं। कल्याण सिंह जी ओबीसी वर्ग के थे और भारतीय जनता पार्टी यूपी के अध्यक्ष 1984 में बने थे। आज से 42 साल पहले। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, 1980 के दशक में किसी ने अपनी पार्टी का अध्यक्ष अगर ओबीसी बनाया हो तो बताइए। अब आइए, विनय कटियार जी 1986 में बजरंग दल के अध्यक्ष बन गए थे। उमा भारती जी 1988 में सांसद बन गई थी और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता बन गई थी। और 9 नवंबर 1989 को, जिस दिन श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था, उस दिन पहली ईंट कामेश्वर चौपाल जी से रखवाई थी, जो अभी दिवंगत हुए हैं पिछले साल, और वो अनुसूचित जाति से थे। पूरा जो हिंदुत्व का मूवमेंट था उसमें सभी जातियां पूरी तरीके से साथ में थी। तो हम तो सबको साथ में लेके चलते हैं, मगर दूसरे लोगों के लिए जानते क्या रहता है? उनके लिए सरकार बनाने का फार्मूला जो है वो जात पे होके कैसे जाता है? जैसे आप लोग मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में 2 सिस्टम होते हैं ना, जीएसएम ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल, और एक सीडीएमए होता था, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। पर इनके लिए एक सीडीएमए एक दूसरा है। इनका फार्मूला क्या सीडीएमए? कास्ट डिवाइड एंड मुस्लिम अपीजमेंट। यानी इनके लिए जात बिरादरी का मतलब है हिंदुओं में कास्ट को डिवाइड करना और मुस्लिम एकजुट रखना। और मैं फिर एक बात कहूंगा, थोड़ा सा यहां पर किसी को अन्यथा लग सकता है, मैंने जो पहले में बात कही है कि जब यह देश बना तो इस देश के 2 टुकड़े हुए, जो अब 3 टुकड़े हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 2 इस्लामिक राष्ट्र बने और भारत आंशिक इस्लामिक राष्ट्र बना। क्यों? संविधान की दृष्टि से, क्योंकि संविधान में वो तमाम प्रावधान हैं जो किसी भी सेकुलर देश में नहीं होते। शरिया कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर वो छोड़िए। आज भी मैं कह रहा हूं, हमारी सरकार आने के बाद भी भारत का इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट में अभी भी वो आंशिक मुस्लिम राष्ट्र का इंपैक्ट है, इंक्लूडिंग मीडिया। आप कहेंगे कैसे भाई? मैं कहूंगा बताइए। अभी जब आएगा किसी भी क्षेत्र का आप विवरण देखते हैं तो क्या लिख के आता है? इतने ब्राह्मण, इतने ठाकुर, इतने जाट, इतने कुर्मी, इतने यादव, इतने वो, और इतने मुस्लिम। यानी ये क्या हो गया? कास्ट डिवाइड एंड मुस्लिम मत। कोई तो नहीं कहता इतने शेख, इतने सैयद, इतने गद्दी, इतने घोसी, इतने हलालखोर, इतने बहना, इतने शिया, इतने सुन्नी, इतने अहले हदीस, इतने देवबंदी, इतने बरेलवी। कभी लिखा है ना? तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो नजरिया है देखने का, इसीलिए हम या क्या कहना चाहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और इसीलिए हम आज से नहीं, 40 साल से हम ये कहेंगे कि अनेकता में एक मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। तो हम सबको साथ में लेके चलते हैं, बाकी लोग डिवाइड करके चलते हैं। वैसे एक बात बताएं, डिवाइड वाली पॉलिटिक्स में एक और बात मैं कहूंगा, यह होती सुविधा की राजनीति। भाई एक मुस्लिम वोट पक्का पकड़ लो और उसके लिए भी क्या है, चंद कट्टरपंथी आ जाते हैं जो कहते हैं हम होलसेल विक्रेता, ऐसा होता है थोक विक्रेता फला चीज के, तो थोक विक्रेता बन के आ जाते हैं। फिर जातियों में डिवाइड करो, 1-2 बड़ी जाति पकड़ लो, उत्तर से दक्षिण तक। मतलब मैं कह रहा हूं, आप हरियाणा से लेके और कर्नाटक और आंध्र तक देख लीजिए, एक जाति जो 10-12% हो उसमें उसको ले लो, फिर मुस्लिम को ले लो और आसानी से हो जाता। हम क्या करते हैं, हम जमीन से शुरू करके एक एक तिनका तिनका जोड़कर जहां तक पहुंचते हैं। याद करिए बंगाल के चुनाव में 2021 में क्या बोले थे ममता जी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर, हमारी तो गिनती ही 30% से शुरू होती है, भाजपा क्या मुकाबला करेगी? और हमने -30 से शुरू करके बंगाल में इतिहास बदल के दिखा दिया। इसलिए हम वो नहीं है जो फूलों का हार लेके आगे आते हैं। मोदी जी और योगी जी उन विचारों के हैं जो अंगारों का हार लेके चलते। तो एक पंक्ति कह के समाप्त करता हूं, अंगार हार उनका जिनकी सुन हाँक समय रुक जाता है, आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। लेकिन सुधांशु जी, मुझे पता नहीं चला कि ओबीसी आउटरीच क्यों आप लोग कर रहे हैं। मैं दूसरी बार पुनः कोशिश करूंगी समझने के लिए। लेकिन अमित जमई जी, आपका तो फॉर्मूला ही ऐसा है जिसमें आप अब्रिविएशन दे रहे हैं कास्ट के लिए, इसका क्या मतलब है? देखिए, बाकी सब पूरी यूपी की जनता क्यों नहीं कहते हैं? आप समस्या समझिए सुधांशु जी की, इनकी पार्टी की, प्रधानमंत्री की, और जो डबल इंजन वाले लोग हैं। 2024 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बीजेपी आरएसएस को ऐसी चोट दी कि वो जो जख्म है वो अभी भर नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हाफ हो गई। लोकसभा के चुनाव में कुर्मी समाज का एक बड़ा हिस्सा, लैंड होल्डिंग उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उनके पास है, उन्होंने समाजवादी पार्टी को, पूर्ण बात है, ध्यान देने योग्य, माननीय अखिलेश यादव जी को चुना। पहले ये कह रहे हैं हम जाति तो मानते नहीं हैं बीजेपी वाले, फिर कह रहे हैं
उमा भारती जी की किया जाती थी, फिर कह रहे हैं कि वो हमारे कल्याण सिंह जी उनकी किया जाती थी। यही सुधांशु जी हैं जो हर कार्यक्रम में बोलते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री पिछड़े समाज से है। इफ यू डोंट बिलीव इन कॉस्ट, आप हमारे नौजवानों के सामने फिर आप इनको बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? सीधी सी बात है कि हमारे देश में सामाजिक न्याय की जो राजनीति है, 1967 के बाद सोशलिस्टों का भारत में उदय हुआ। अगर एसटी, एसटी, ओबीसी मिला के जो हमारे देश में आबादी 80% है, अगर आज उनके लड़के लड़कियों को शिक्षा में, नौकरियों में, मंडल कमीशन के बाद, जब मंडल कमीशन हुआ तो सुधांशु जी की पार्टी के लोग अपने आप को आग जला के मार रहे थे अपने आप को। पूरे देश में इन लोगों ने जला दिया हमारे देश को कि ये कैसे पिछड़ों को 27% आरक्षण मिल गया। ये तो अर्जुन सिंह जी थे शिक्षा मंत्री यूपीए 2 में, यूपीए 1 में, कि उन्होंने शिक्षा में भी इस देश के पिछड़ों के लिए जो 60% आबादी है, नहीं तो आज शिक्षा में कहीं पिछड़े समाज की गिनती नहीं होती। अगर ये गिनती देना, अगर उनको अधिकार देना, अगर माननीय अखिलेश जी के जरिए उनको गिन के एससी, एसटी, ओबीसी की 80% आबादी को हक अधिकार देना, आप हमको जातिवादी कहलाते हैं तो हम अपने आप को जातिवादी कहलाने को तैयार है। लेकिन आप क्यों मंडल की पॉलिटिक्स पे आ रहे हैं? इनके यहां उत्तर प्रदेश में अंजना जी, मंडल कमीशन, मंडल की पॉलिटिक्स में पीडीए, पिछड़ा दलित अगड़ा, ये इनका नया फॉर्मूला है। क्यों आपको चाहिए पिछड़ा और दलित, जब आप इस देश के अंदर शिक्षा में, नौकरियों में आरक्षण खत्म कर रहे हो निजीकरण के जरिए? आप शिक्षा में, आप एक नीट, बच्चों के लिए भविष्य में एक नीट का एग्जाम नहीं कर सकते देश के अंदर। व्हाट इज योर विजन? ठीक है। और अखिलेश यादव जी ने देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी 2024 में बन गई। और हम आपको आज, सुधांशु जी, आप हम सबके बड़े हैं, बड़ा हमसे इज्जत करते हैं, 2027 में पीडीए के फार्मूले पे समाजवादी इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। 250 प्लस में आज इनके सामने कह के जा रहा हूं अंजना जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी आपकी हवा में उड़ने वाली है। चलिए ठीक है, जवाब दीजिए। वैसे एक बात बताएं, पीडीए में एक को इन्होंने अगड़ा बोल दिया, कभी अल्पसंख्यक, ये तो आप कभी वाला है, आदिवासी, कभी आधी आबादी, मगर एक पक्का है, वो है अपराधी। एक का मतलब अपराधी, इसमें कोई चिंता मत करिए। जैसे योगी जी ने बोला भाई हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इनका है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। वैसे आप लोगों ने सुना होगा ना एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इनका फार्मूला था, मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया तो था ही था। एचएमसीजी क्या? हर मोहल्ला छोटा गुंडा, डिस्ट्रिक्ट में बड़ा माफिया और हर मोहल्ले में एक छोटा गुंडा, उस प्रकार की चीज रहती थी। और जहां तक इन्होंने बात की, देखिए भाई साहब, आपने कांग्रेस की तारीफ कर दी, मतलब मेरे तो बड़ा आश्चर्य है, ये कह रहे हैं अर्जुन सिंह संदेह क्या है? संदेह क्या है? संगत का असर क्या होता है? मैंने जो गिनाया, मंडल का नामो निशान नहीं था उस जमाने में हमारे नेताओं ने, सुनिए, जब मंडल का नामो निशान नहीं था तब मैंने बताया हर वर्ग, हर जाति को साथ में लेकर चले, और हमारे जितने भी ओबीसी नेता हुए ना, सब हिंदुत्व के परचम पे दिखाई पड़े, वो हिंदुत्व के प्रतीक बने, चाहे उमा भारती जी हो, विनय कटियार जी हो, कल्याण सिंह जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो। आपके सब जात लेके आते हैं। और अब मैं बताना चाहता हूं, अब सुनिए, अब मैं प्रमाण देता हूं, केवल हिंदी भाषी क्षेत्रों में देख लीजिए, हमने भिन्न भिन्न जातियों के लोगों को बनाया ओबीसी में। बताइए, आज पहले कल्याण सिंह जी बने, केशव मौर्य जी यूपी में डिप्टी सीएम, आइए अभय जी के प्रांत में मध्य प्रदेश में उमा भारती जी, बाबूलाल गौड़ जी, शिवराज सिंह चौहान जी, मोहन यादव जी, सब अलग अलग जातियों के। अब आइए हमारे बिहार में अभी सम्राट चौधरी जी, इससे पहले जो हमारे डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी जी, तारकेश्वर जी, रेणुका देवी जी, सब अलग अलग जातियों के। आपने अपनी जात के अलावा एक दूसरी जाति का बनाया हो सीएम, तो बताइए, इसे कहते हैं सबको साथ में लेके चलना। और एक होता केवल अपने, और वैसे तो एक बार बता दूं विद ड्यू रिस्पेक्ट, वैसे तो भाई साहब जात की बात आप नहीं करते, फिर ये MY क्या है? ये जात थोड़ी है। MY कभी नहीं, तो कह रहे हैं कि वो जातिवादी है, उन्होंने ओबीसी करा। आप क्यों ओबीसी कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम जातिवादी हैं। आप मंडल कमीशन की पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? चलिए बताइए आप। हम मंडल की पॉलिटिक्स कहां कर रहे हैं? हम तो बहुत पहले से कर रहे थे। जब कुर्मी वोट खसक गया, पंकज चौधरी जी प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए, जबकि वो मंत्री हैं मरकज में। इससे पहले सुनिए, आप कुर्मी वोट की बात करें, विनय कटियार जी उसी समुदाय से हमारे प्रदेश अध्यक्ष 2004 में रहे। वो विनय कटियार जिनको राम मंदिर में हमारे घुसने नहीं दिया गया, साथ में रहे। वो विनय कटियार प्रतिपक्ष क्या जिनको राम मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। बारी हमने टर्न में बोलिए, ये कह रहे हैं जैसे कि हमने पंकज चौधरी जी को आप बनाया। अरे विनय कटियार जी 2002 में सॉरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो भी कुर्मी बिरादरी से थे। इसलिए हम ये कह रहे हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं,
चलो कुर्मी बिरादरी और वो भी छोड़िए, यादव बिरादरी भी छोड़ दीजिए। एक यादव बताइए, एक यादव जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुख्यमंत्री बनाया हो, चाहे बिहार में चाहे उत्तर प्रदेश में। अपनी बिरादरी में भी कोई दूसरा नहीं दिखता और पिछड़ों की बात करते हैं। एक सेकंड, अभी उन्होंने बोला कि मोहन यादव जी को बना दिया मुख्यमंत्री। अगर आपने मोहन यादव जी को इस्तेमाल करके काम आपका पूरा हो गया, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। बेल बॉन्ड के जरिए जितने हजारों करोड़ रुपए इनकी जेब में गए हैं वो भ्रष्ट नहीं है, लेकिन मोहन यादव क्योंकि एक यादव कम्युनिटी से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, खबर प्लांट करवा के उसकी मुख्यमंत्री पद को ये छीनना चाहते हैं। अरे हटाना है, सीधे हटा दो। ये तो आप अभय जी इधर क्यों देख रहे हैं? अरे सीधे हटाओ, अभय जी सीधे हटाओ ना, सीधे हटाओ। अभय जी हाँ, पहले तो आप दोनों को रूबरू होना पड़ेगा, क्योंकि आप ही मोहन यादव जी का मुद्दा। हाँ। मोहन यादव जी के सीएम बनने से क्या प्रभाव पड़ा है उत्तर प्रदेश पे? नहीं, पिछड़ों के खिलाफ है, पड़ता है और पिछड़ों के खिलाफ है। वो आए थे पार्टी मध्य प्रदेश का पिछड़ा यादव समाज आपका चेहरा पहचान रहा है कि आप मोहन यादव के खिलाफ आज वो मोहन यादव जी के साथ खड़े हो। हो गए हैं। अभय जी पहले तो ये मोहन यादव जी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग आरोप लगा रहे हैं। तो उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए और ये मोहन यादव जी को सपोर्ट करे। पहले आपस में निपटाइए हम सीधे इंडी गठबंधन वालों को। हम ये कह रहे हैं आप अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश, अरे यादव है हटा दो ना, इतना खेल काहे रच की भ्रष्टाचार है, चोर है, डकैत है वो। अब मैं सुनिए, मैं ये भी बताना चाहता हूं, अगर इनको यादव समाज के प्रति बहुत वो है तो मैं पूछना चाहता हूं, जब भारत ने T20 का वर्ल्ड कप जीता दुबई में, तो उस समय क्या बधाई दी? भाई साहब, जब भारत ने पाकिस्तान को हराया, किसी और को ना भारतीय टीम को बधाई ना देते, भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को बधाई दे देते। नहीं, सबको सब तो नहीं दिया। अब सुनिए, टीम को मत बांटिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, टीम को मत बांटिए। अब सुनिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और एयर वाइस चीफ, उस समय डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन थे, जिन्होंने वो लाइन बोल दी थी ना, विनय नमानत जलद जड़ कहे 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय गुन होए न प्रदीप। AK भारती साहब वो भी यादव थे, उन्हीं को बधाई दे देते। चलो और कोई बात, मैं कहना चाहता हूं बाबा रामदेव, ये पूछ रहा हूं बाबा यादव रामदेव से कहने बड़ा पे योग ऋषि यादव समाज में पिछले मतलब 100 साल में शायद ना हुआ होगा, मगर उसके खिलाफ रहते हैं। मगर जैसे ही कोई और नजर आएगा, बल्कि अन्यथा नहीं लेना, भूपेंद्र यादव जी भी यादव हैं और अन्य लोग आएंगे तो उनके लिए ज्यादा। भूपेंद्र यादव जी भी यादव हैं। ठीक है। यादव कह के जो आप मजाक उड़ा रहे हो ना, वो भी आपका प्रोग्राम देख रहे होंगे। सुनिए, बाबूलाल गौर जी भी यादव थे। नहीं, हमने दो सीएम यादव बनाए, आप दूसरा यादव हम बताइए। ये कह रहे हैं, हमने दो सीएम यादव हम ये बनाए। कह रहे हैं, आपका उत्तर प्रदेश में दुबे जी, पंकज चौधरी जी पहले जब तो कुर्मी यही वोट निपटा खसक लें कि गया, मोहन यादव जी पर तो कांग्रेस कुर्मी पार्टी का स्टैंड क्या अध्यक्ष बना है? दिया आप। बोले बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दल देखा भाजपा इनसे बुरा न कोई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, देश के सरोकार की एक भी बात की अभी तक वक्तव्य में? सिर्फ हिंदू और मुसलमान के अलावा कुछ भी नहीं है इनके पास। इन बच्चों का भविष्य नीट की परीक्षा में बर्बाद कर रहे हैं, एक शब्द नहीं निकला, लेकिन सिर्फ हिंदू मुसलमान। कश्मीर जाएंगे तो आतंकवादी सैफुल्लाह फारूक को टिकट देते हैं, घोषित आतंकवादी। देखिएगा आप, 10 साल जेल में रहा, पंडितों का हत्यारा, उसको टिकट दिया इन लोगों ने, अपने राजनीतिक दल से चुनाव लड़ाया। बड़े कह रहे थे अपराधी अपराधी, उत्तर प्रदेश के अपराधी। अरे अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले। ब्रजेश सिंह 106 अपराध हैं, कहां है? पूछिए इनसे। ब्रजेश सिंह कह रहे थे ना, एक जिला एक प्रोडक्ट एक अपराधी। धनंजय सिंह 46 अपराध है, कहां है? पूछिए। रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया 31 अपराध। उदय भान सिंह 83 अपराध। अशोक चंदेल 37 अपराध। विनीत सिंह 34 अपराध। ब्रजभूषण शरण सिंह 84 अपराध। चुलबुल सिंह 53 अपराध। सोनू सिंह एकाध तो इसमें से स्वाभाविक डेथ भी हो गई। मोनू सिंह 48 अपराध। अजय सिंह सिपाही 81 अपराध। पिंटू सिंह, क्यों साहब सारे सिंह? एक जिला एक प्रोडक्ट, और वो सिंह होना चाहिए, यह विशेषण है इनका। लेकिन हाथरस से उन्नाव तक बलात्कारियों को सत्ता की सरपरस्ती देते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात। ओबीसी की बात कर रहे थे। लेखपाल की परीक्षा हुई, ओबीसी वर्ग को कितना आरक्षण दिया? क्या कहा हाईकोर्ट ने? शिक्षक भर्ती घोटाला, 69,000 शिक्षकों की भर्ती, 27% ओबीसी का आरक्षण देना था, 3.6% दिया। क्या कहा हाईकोर्ट ने? कि आपने जो ओबीसी का कानून है 1994 का, उसका सेक्शन 3.6 का पालन नहीं किया, उनके साथ अन्याय कर दिया। कुशीनगर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं दलित बस्ती में, बोले शैंपू से निलवा देना साहब, कैसा ना हो मुख्यमंत्री जी को कोई छू ले, तो लाल कारपेट बिछाते हैं और वहां
जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, सबसे ज्यादा दलितों पर अपराध 26% देश के कुल अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं। इनके कानों पर जू नहीं देखती, सिर्फ हिंदू और मुसलमान, इसके अलावा कोई बात नहीं करते। आप एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट देख लीजिए, सबसे बदतर शिक्षा, स्कूली शिक्षा का हाल है तो उत्तर प्रदेश में। मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी जी की रिपोर्ट है। हेल्थ इंडेक्स देख लीजिए नीति आयोग का, सबसे वर्स्ट कंडीशन हेल्थ की है। अभी हाई कोर्ट ने कहा कि अगर बात हाथ से ना निकल जाए, कम से कम उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य की रक्षा कर लीजिए। इनके आपके सरोकारों का कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान के अलावा अभय जी, आप कुछ तो नहीं। मध्य प्रदेश के हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े इतने बड़े मामले पर आपने भी चुप्पी काट दी। हाँ, बिल्कुल ठीक, बहुत ही अच्छा आपने मेरे संज्ञान में लाया। मैं अपने साथी भाई को यह कहना चाहता हूं, यह मामला जाति का नहीं है साहब मोहन यादव जी की, यह जमीन का मामला है। जाति से मत जोड़िए उसको। ओबीसी वर्ग का मैंने तो कोई नहीं देखा जो इतने भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ आदमी हो। ओबीसी के नाम पर और जाति के नाम पर दोनों लोग संरक्षण दे रहे हैं। एक मेरी बात सुनिए ना, अरे सोच रहे हैं कि मुस्कुराए कि क्या करेगा? ये तो आदतन अपराधी हैं। वेस्ट बंगाल में जाएंगे और शुभेंदु अधिकारी को, प्रधानमंत्री हमारे, बोले देखो टीवी पे भ्रष्टाचार ही पकड़ाया है, टीवी पे रिश्वत खा रहा, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा बुकलेट निकाली उसके खिलाफ, कहा कि ये देखो लुई बर्जर का आरोपी अमेरिका की कंपनी से पैसे खा रहा है, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। हर एक प्रांत में चले जाइए, अजीत पवार से लेकर हसन मुश्रीफ से लेकर तो उनको समझाइए प्रफुल्ल ना, पटेल, उनको जितनों को हो, ये तो उत्तर प्रदेश की और देश की जनता समझाएगी। उन्होंने कहा है कि योगी, आप उनका स्टेटमेंट सुनिए अखिलेश जी का, उन्होंने कहा 3 मुख्यमंत्री बदलने इनको, एक बदलने मोहन यादव ये को, मुख्य बात एक बदलने राजस्थान अच्छा। के चीफ मिनिस्टर को और एक आदित्यनाथ जी को। ये जिस केशव प्रसाद मौर्य जी का जिक्र कर रहे थे, अरे उनकी तरफ मुंह करके बैठते भी नहीं है चलिए, केशव मैम प्रसाद बोले मौर्य उससे जी। पहले इसका एक जवाब आप दीजिए कि अखिलेश जी ने कहा है 3 मुख्यमंत्री बदलने एक हैं। बात बहुत साफ हो गई, इसलिए ये सब अभी किया इन जा रहा दोनों है। के बीच में एक बात बहुत साफ हो गई कि हमारा यादव अखिलेश यादव से बड़ा है, क्योंकि ये उनका समर्थन कर दिए। कभी मोहन यादव जी ने अखिलेश यादव की तरफदारी नहीं की, पहली बात। दूसरी बात, आपातकाल का काला दिन, मगर आपातकाल में जेल में रहे ये बोलने का साहस नहीं कर पाएंगे। और सुनिए, और वो आकर इनके वाले जवाब के ऊपर जवाब नहीं दे पाएंगे। इसीलिए इनके लिए एक पंक्ति में कहूंगा, इन दोनों का जैसा साथ है। और देखिए, मध्य प्रदेश चुनाव 2023 आपको याद है ना, जब कमलनाथ जी ने कहा था अखिलेश वखिलेश छोड़ो, और अखिलेश जी ने कहा था कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, संभल के रहना चाहिए। तो इन दोनों के लिए मैं कहूंगा, दोनों की नजर करते हुए, कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। बोलिए मैम, जल्दी से बोलिए कि क्या पक्ष है आपका इस मुद्दे पर, ऐसा है, क्योंकि उत्तर अंजना प्रदेश में कास्ट पॉलिटिक्स तो है और आपकी पार्टी भी उसको आगे ही बढ़ाती है। नहीं, ऐसा नहीं है अंजना जी। राष्ट्रीय लोकदल श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पे आगे बढ़ रही है, जहां धर्म जाति सबको साथ लेके चलने की बात करती है। उनके एक ही विचार थे कि ग्रामीण विकास से होकर के हम देश को विकसित बना सकते हैं। तो ग्रामीण जहां बात ये आगे, मेल कैसे करते हैं फिर आप लोग? ये तो कह रहे हैं -30 से चलते हैं। -30 से आपको चलते तो मुस्लिम वोट भी चाहिए। मेहनत में -30 से चले, मेहनत में लोगों को चैलेंज किया, मेहनत में, क्योंकि हम कार्यकर्ता तक पहुंचते हैं, हम जाति धर्म देख के नहीं पहुंचते। आज राष्ट्रीय लोकदल के सिर्फ 80-20 क्या होता है मैम? नहीं, 80-20 की बात हम कहां कर रहे हैं? हम तो ये कर रहे हैं कि विकास देखो उत्तर प्रदेश में कैसे न्याय व्यवस्था हो गई है, उत्तर प्रदेश का कैसे विकास हुआ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के गन्ने भुगतान कितने हुए। उन कामों के ऊपर वोट मांगने जाएंगे और जनता उसको नकार नहीं सकती, क्योंकि वो सत्य है। अगर इस सरकार के आने के बाद लगभग 13 लाख करोड़ से भी अधिक की गन्ना किसानों के भुगतान हुए हैं, जो उससे पहले कभी नहीं हुआ था। किसानों की सिंचाई व्यवस्था के लिए जो काम किए गए, आज महिलाओं की अगर मैं बात करूं सुरक्षा की, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का उदाहरण हर जगह जाकर के आज युवा बच्चे बैठे हैं, सब बताते आपके होंगे। नेता को मारा नहीं, बर्बरता से मारा। वो सिर्फ उसका कसूर ये था कि हाथरस की बिटिया के लिए उत्तर गया प्रदेश था। में जब आप जाएंगे तो उत्तर अगर प्रदेश आप के 17 से सवाल लेते हैं पहले की बच्चों के, व्यवस्था जल्दी देखेंगे। मैम, मेरा सवाल अमित सर से है। मैं सुधांशु सर के ही सवाल को आगे बढ़ाऊंगा। अमीक जी से। उनको अभी बहुत दया आ रही थी मोहन यादव सर से, क्योंकि वो यादव समाज से हैं। तो ये दया जब हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव को जब कप्तानी से हटा दिया गया लगातार वर्ल्ड कप जिताने के बाद, तो उस समय इन लोग का आवाज क्यों नहीं उठा? देखो, आज जो भी पिछड़े समाज के लोग हैं, अगर मंडल कमीशन इस देश में नहीं होता,
अगर मरहूम नेता मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश में मंडल कमीशन नहीं ले आते, ये लोग 54 के लागू किया था अरे मुख्यमंत्री भैया रहते हुए। मंडल कमीशन बीपी सिंह प्रदेश लाए में- थे और ये चंद्रशेखर जी के साथ चले मैं गए कह थे रहा हूँ भाई। राज्य अरे प्रदेश। यार, इतना तो झूठ अच्छा, ना बोलिए। आपने विरोध किया था, सपोर्ट किया था, पहले बताइए। हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया था, हमने पूरा अच्छा। सपोर्ट किया था। खुला आग कहाँ लगवाई थी? 2000 पूरे देश में छात्रों ने आग लगवाई। राजीव गांधी ने अपने जीवन का सबसे पूरे लंबा देश भाषण दिया है में- मंडल के अगेंस्ट। क्वेश्चन कांग्रेस के जो लीडर है उनसे, सॉरी मतलब जो भी मेंबर है उनसे, ही इज टॉकिंग सो मच अबाउट कि एजुकेशन के वो बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है साथ है। तो जब रिजर्वेशन आया था तो वो सिर्फ 10 साल के लिए आया था, इम्प्लीमेंट हुआ था। तो 10 साल के बाद इनकी पार्टी ने ही सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए रिजर्वेशन को आगे बढ़ाया। तो उस टाइम इन्होंने जो छात्र थे उनके साथ गलत नहीं किया। और आज भी हम देखते हैं कि रिजर्वेशन इसलिए आया था ताकि स्टूडेंट्स की बेटरमेंट हो। बट मेरे को तो नहीं लगता कि जो जनरल में स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ भी बेटरमेंट मिल रही है, क्योंकि ठीक। ओके थैंक यू। अंजना जी, और 2-3 सवाल लेते हैं एक साथ से, आइए जल्दी जल्दी आइए, आगे आ जाइए। मेरा बहुत सीधा सा एक और सवाल है जिस पे मुद्दा भी हमारा वही है कि जो 2027 का इलेक्शन है वो किस पे लड़ा जा रहा है, जात पे बात पे, या फिर जो हमारी व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए, या फिर किस चीज पे? मेरा सवाल अपोजिशन पार्टी से है कि आप बोल रहे हो कि बीजेपी जो है वो जात के ऊपर लड़ती है। तो मेरा आपसे ये सवाल है, जिस टाइम पे हिंदू लड़के को बांग्लादेश में बीचों बीच जलाया जा रहा था तब कांग्रेस ने चुप्पी क्यों साधी थी? तब उसका कोई सवाल क्यों नहीं उठा था? और जिस समय पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, बीजेपी लगी हुई थी वहां से अपने हिंदुओं को बचाने के लिए, उस टाइम पे कांग्रेस इन्होंने सबूत क्यों मांगा था सपोर्ट करने की बजाय? ठीक है, तो क्या आप मैम मेरा सवाल दोनों पार्टी से है जल्दी, कि जल्दी, हाँ। 27 में इलेक्शंस आ रहे हैं और 26 में अभी राम मंदिर का घोटाला हुआ रखा है, तो ये क्या कोई एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ताकि इलेक्शंस 27 के जीत सके, या ये क्या है एक्चुअल में? ठीक दोनों में एक तो हम है, दूसरा देखिए, वाला यूपी किसका की- है? देखिए यूपी की जो पॉलिटिक्स है वो पूरी कास्ट बेस्ड है। तो मेरा सवाल भाजपा और ओपोजिशन दोनों से है कि आप लोग इस देश की पॉलिटिक्स में जाति और धर्म को लाना कब बंद करेंगे? अंजना जी, मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि आपने कहा कि माफिया इस देश में भाजपा ने पूरी तरीके से जड़ से खत्म कर दिया है। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूं वहां पे भाजपा की सरकार है और वहां पे अभी भी सैंड माफिया, बालू माफिया का पूरा खेल चल रहा है। जब विपक्ष सत्ता में था तो भाजपा हर समस्या के लिए विपक्ष से जवाब मांगती थी और ठहराती थी कि वो उनकी गलती है। तो आज जब आपकी सत्ता इतने टाइम से है तो यहाँ पे जो पेपर लीक, बेरोजगारी और अभी भी इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन है, तो आप इसके ऊपर कभी अकाउंटेबिलिटी लेंगे या नहीं? यहाँ मान ले कि ये सरकार इन्फ्लेशन सिर्फ कितना है इस डबल समय? इंजन की आपकी किसी बेटा, काम की नहीं इन्फ्लेशन है। कितना है इस आखिरी समय? सवाल। इस समय कितना मेरा इन्फ्लेशन? सवाल एक साथ बहुत मेरा नहीं। सवाल सर से है। सर कह रहे थे कि सर मेरा सवाल आपसे है कि आप कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपनी कंडीशन के हिसाब से अलायंस बनाती है। आरएलडी ने भी आपको 2024 में ज्वाइन करा था, उससे पहले वो भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी लोकसभा में, जो कि उन्होंने काफी टक्कर दी थी। तो मेरा इस बात से है कि आप अपनी कंडीशन जब आपको दिखता है कि उस सामने वाले सारे पार्टी एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं, यही कह रहे हैं आप भी अंजना तो जी, मिलते रहते हैं। मैं चलिए, जवाब देता हूं। जवाब देखिए, दीजिए, इसका जवाब दीजिए, उससे उसके बाद। पहले भी 2002 के चुनाव में भी अजीत सिंह जी हमारे साथ रहे। सबसे बड़ी बात यंगर जनरेशन को नहीं पता होगा, हमारी जनरेशन वालों को भी नहीं पता रहता। 67 के चुनाव में यूपी में हमारे 96 MLA आए थे जनसंघ के, और चौधरी चरण सिंह जी को जो पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया उस समय जनसंघ के सपोर्ट से बने थे। तो हमारा चौधरी चरण सिंह जी के साथ जो संबंध है वो उस जमाने से है भाई साहब, जिस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं बनी थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 68-69, जब संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी थी। इसलिए, और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, एक फैक्ट जरूर बच्चों को पता होना चाहिए, मंडल लागू किस दिन हुआ था, इसलिए उसका ओबीसी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, ना कोई पिछड़ों के उत्थान से मतलब था। 7 अगस्त 1990, उस समय हम लोग स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे, जैसे आप लोगों की उम्र के थे। आप सोचिए 15 अगस्त को होता है स्वतंत्रता दिवस, अगर किसी को इतनी बड़ी घोषणा करनी थी लाल किले की प्राचीर से करता। 7 दिन पहले क्यों घोषणा की, उसका प्रमाण है। और ये मैं कोट करके बोल रहा हूं, कंचा लैया बहुत बड़े भाजपा विरोधी दलित थिंकर हैं, सो कॉल्ड दलित थिंकर, जिनको कांग्रेस पार्टी ने तालकटोरा स्टेडियम में राहुल गांधी ने सम्मानित किया था बुलाकर। उन्होंने किताब लिखी है शूद्राज ए न्यू पाथ अहेड, उसमें शरद यादव जी ने खुद एक चैप्टर लिखा। उन्होंने लिखा कि वीपी सिंह ने मुझे बुलाया 1 और 2 अगस्त को और कहा कि देवीलाल की रैली में हमारे ज्यादा सांसद चले जाएंगे तो रोकने का क्या उपाय है। तो मैंने कहा मंडल लागू कर दो। वीपी सिंह लागू नहीं करना चाहते थे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कंचा लैया की किताब में शरद यादव लिख रहे हैं। तो कहा, बड़े अनमने ढंग से वीपी सिंह तैयार हुए, उन्होंने कहा मैं 15 अगस्त को घोषणा करूंगा। तब शरद यादव जी ने कहा मगर देवीलाल की रैली 10 अगस्त को है
और अगर आपने उससे पहले घोषणा नहीं की तो अधिकांश सांसद देवीलाल की रैली में चले जाएंगे, शायद मैं भी चला जाऊं। तो उस जमाने में जाट समाज कहीं भी ओबीसी में नहीं आता था, तो जाट वर्सेस यादव कुर्मी का डिवीजन करने के लिए उन्होंने कहा एक ही तरीका है कि लागू करो, बकौल शरद यादव। इसलिए 7 अगस्त को वीपी सिंह ने लागू किया। यह जनता दल की अंदरूनी राजनीति थी, इसका पिछड़ों के उत्थान से कोई लेना देना नहीं था। वो अगर था तो भारतीय जनता पार्टी का, मैंने बताया 84 में कल्याण सिंह जी को बनाया, 86 में विनय कटियार जी को बनाया, 88 में उमा भारती जी को बनाया, और उसके बाद से हमारे अनेकानेक रहे हैं। तो हम कंस्ट्रक्टिव वे में चल रहे थे इन लोगों का उससे, और उस समय मुलायम सिंह जी वीपी सिंह के साथ नहीं थे। एनीबडी कैन गो एंड चेक। 1991 में यह समाजवादी जनता पार्टी बनाई, वीपी सिंह से अलग हुए, चंद्रशेखर जी के साथ थे। तो आज आकर इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए। अंजना जी, हाँ, मंडल कमीशन का नोटिफिकेशन नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुआ। अब आप देखिए कितना इतिहास से प्रतिशोध लेते हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं भाई? मैं कोर्ट से प्रामाणिक स्टे हुआ, कोर्ट का जजमेंट आने के बाद कोर्ट हुआ। के जजमेंट के बाद तो किसकी सरकार को करना ही है। किसकी सरकार थी क्या भाई? बेकार की बात किसकी है? सरकार थी? प्लीज, ये तो हमने इंदिरा जी ने 2 बार कार्यकाल बढ़ाया। मैं इतिहास से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता। आज की बात पे करें। बिटिया ने प्रश्न पूछा रिजर्वेशन का। हजारों वर्षों की दास्ता जाति के आधार पर उन्होंने, सही है बिटिया, हम लोगों को धैर्य रखना होगा। जब तक हम उनको साथ में कदम से कदम मिलाकर आगे नहीं कर लेते, तब तक ये रिजर्वेशन हमको जारी रखना चाहिए। समाज का अंतिम पंक्ति का आदमी पीछे नहीं छूटे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। आपने बांग्लादेश का प्रश्न पूछा। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बर्बरता से हमारे हिंदू समाज के लोगों को बांग्लादेश में मारा जा रहा था और हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक बोल नहीं निकला। हमारे गृह मंत्री के बेटे ने बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को बुलाकर यहां पर क्रिकेट मैच कराया। जानते हैं आप, जब पाकिस्तान बर्बरता कर रहा था तो पाकिस्तान की हॉकी की टीम को निमंत्रित किया इन लोगों ने। और आप सवाल हमसे पूछते हैं। आप सवाल पूछिए उनसे जो सत्ताधारी दल के लोग। आपको सवाल क्या पूछना चाहिए? इतिहास से प्रतिशोध लेना बंद कीजिए। पूछिए कि यूपी के कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, लाखों बच्चों का भविष्य इन्होंने बर्बाद किया। और जानते हैं किसने किया था? वो आरोप था एक एजुसेट कंपनी के नाम पर, जो कि गुजरात का था, नितिन वर्मा। क्या हुआ पता है? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसको जैसे ही नोटिस दिया वो अमेरिका भाग गया। उसको नोटिस पे नोटिस देते रहे, वो आ गया और क्लीन चिट दी। कौन था जानते हैं? वो जिसने बिहार की प्रवेश परीक्षा का स्कैम किया। 2020 में बिहार से छूटा और उसको काम सौंप दिया उत्तर प्रदेश का। जैसे अभी ओएसएम का स्कैम हुआ है, वैसा का वैसा स्कैम है। यूपी पीएससी एआरओ प्रवेश भर्ती परीक्षा, यूपी टीईटी 2021 पेपर लीक, परीक्षा रद्द, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक, लेखपाल भर्ती परीक्षा, सॉल्वर गैंग पकड़ाई, यूपी एसएससी की विभिन्न भर्तियां, विकास ग्राम अधिकारी, कनिष्ठ सहायक अधिकारी पेपर लीक, पीईटी प्रिलिमिनरी इंग्लिश टेस्ट, सॉल्वर गैंग पकड़ाई। एक के बाद एक भर्ती और प्रवेश परीक्षा के 80 स्कैम हुए। कब सवाल पूछेंगे हम इन लोगों से? कब अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे? कहां है धर्मेंद्र प्रधान? कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। सिर्फ हिंदू और मुसलमान कर करके ये नफरत का बीज बो रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। एक उपलब्धि गिनाने के लिए नहीं है। 8,000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड किया, 500 आलीशान बिल्डिंग इनके ऑफिस की बन रही है, 10,000 करोड़ रुपए इनके खाते में। तुम्हारे खातों में कितने, तुम्हारे परिवार के खातों में कितने पैसे, इस बात की इनको चिंता नहीं है। ये राग अलापते हिंदू मुसलमान का, जाकर तलाश कीजिए। एक नाम बताया मैंने, तालिब हुसैन, तारिक अहमद मीर, पाकिस्तान पर आतंकवादी। जानते हैं क्या किया? एक को चुनाव का टिकट विधानसभा का दिया, एक गृह मंत्री का मंच साझा करता है। यहाँ ज्ञान बांटते, सिर्फ यहाँ समाज में ये वैमनस्य पैदा कर रहे हैं। इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए, सही मुद्दों पर बात कीजिए। ठीक है, चलिए अमित जमाई जी, हमारे मुख्यमंत्रियों में बच्ची का सवाल जो था वो दोनों से मैं पूछूंगी कि जाति और धर्म की पॉलिटिक्स इस देश में कब खत्म होगी? जो बच्चों कब सड़क, बिजली, पानी, पेपर लीक, शिक्षा, पढ़ाई, ऐसे मुद्दों पर विपक्ष भी उतरेगा और सरकार भी काम? बहुत से बच्चों ने अपोजिशन से सवाल पूछे, तो मैं आपको 2 बातें याद दिलाना चाहता हूँ। लखनऊ में अग्निकांड हुआ है, अभी भी घरों घरों में मातम चल रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी एक छोटी सी बच्ची से बात कर रहे हैं। वो अपना दुख बोल रही है, बेहद दुर्भाग्य कि मैं भाजपा से हूं, मुख्यमंत्री जी हम आपको वोट देते हैं। वो कुछ कह रही है, अरे भाषण बंद कर, भाषण ना दे। ये बहुत दुर्भाग्य। और कुशीनगर में जरूर, कुशीनगर में जब रेलवे कांड हुआ, उसमें लोग मारे गए। मुख्यमंत्री जी के जाहिर सी बात है कि जिनके परिजन मारे गए, घरों में मातम है, तो गुस्सा तो आता है कि मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री अखिलेश जी तो थे नहीं। कुशीनगर के मामले में मुख्यमंत्री कह रहे, नौटंकी बंद कर, नौटंकी बंद कर। ये होते हैं मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने
तो उन्होंने बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया। 2012 में आप सोच नहीं सकते थे कि गांव-गांव में उत्तर प्रदेश के उन्होंने बच्चियों के हाथ में लैपटॉप पहुंचाया। उन्होंने 11-12 की बच्चियां, क्योंकि वो ड्रॉप आउट्स हो रही थी, गरीब 80% तबका गरीब है उत्तर प्रदेश का, उनके लिए 11-12 में स्कॉलरशिप का इंतजाम किया। विश्वविद्यालय बनाए, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनी, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी बनी, शिक्षा का जो कदम उठाया, देश का सबसे बड़ा हाईवे लखनऊ से लेकर जो आगरा का बना, ये उनके समय पे बना। कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ में बना। ऐसी 50 चीजें हैं जो मैं आपको बता सकता हूं जो हमारी आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं? अभी आप बोलते हो ना, हमसे पूछे हो ना, इनसे पूछो, भाषण बंद कर, भाषण बंद कर। ये है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। इसलिए पूरा उत्तर प्रदेश इस मुख्यमंत्री से परेशान है और 2027 में बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए एक नई समाजवादी इंडिया अलायंस की गठबंधन की सरकार बनेगी। जो अधूरा काम छूटा हुआ था, कोई आपको धमका नहीं पाएगा बच्चों को कि जो है कि तू भाषण क्यों दे रही है। अभी फैक्ट चेक और चेक कीजिएगा। चलिए, एक मिनट आखिरी बात, एक तथ्य सिर्फ आप सब चेक कीजिएगा। उत्तर प्रदेश पूरे देश में एकमात्र प्रांत है 8,37,00,000 लोगों ने पिछले 10 साल में पलायन किया है और एफिडेविट दिया है कि हमारी परिवार की आमदनी 10,000 रुपए से कम, मतलब 67 रुपीज पर डे पर जिंदा है। अभी एक बच्चे ने पूछा था कि राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में आई, तो गठबंधन में आने के बाद क्या राष्ट्रीय लोकदल ने अपने सिद्धांत छोड़ दिए? वो पहले भी किसानों की बात करती थी, युवाओं की बात करती थी, ग्रामीण विकास की बात करती थी। अगर आज आप पश्चिमी यूपी से कोई है तो देखिएगा वहां तक मेट्रो जाने से कितना पश्चिमी उत्तर में विकास हुआ है। दूसरी बात, वहां ग्रामीण विकास के लिए सिंचाई के साधन कितने गए हैं? आज किसानों, मैडम उसका सवाल ये था कि आपके लिए इनमें और इनमें कोई फर्क नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है फर्क? सिद्धांतों का फर्क है। आप दोनों को स्वीकार करते हैं? दोनों को स्वीकार नहीं। जहां देश के विकास की बात आती है, जहां जनता के विकास की बात आती है, वहां स्वार्थ नहीं होता। राष्ट्रीय लोकदल स्वार्थ के लिए गठबंधन में नहीं आई। जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश इतनी गति से विकास कर रहा है, उत्तर प्रदेश उतनी गति से विकास कर रहा है, तो उस गठबंधन के बाद हमने वही मुद्दे उठाए और आज उन मुद्दों के ऊपर, किसानों के मुद्दों के ऊपर गठबंधन में आज सुनवाई होती है, सरकार उस पर काम करती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक बराबर है? आप बार बार आरोप लगाते हैं, ये देखिए दोनों मिल गए, तो वो भी तो उधर ही थे पहले, अब आए तो आप उनको गले लगा लिए। तो सवाल यही है कि आप भी उसी तरह की। अंजना जी, हम कम से कम जहां हैं वहीं तो हैं। ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश में 7 और हरियाणा में अलग हो गए, और ऐसा तो पश्चिमी बंगाल में 7 और वहां अलग हो गए। ऐसा तो कम से कम नहीं करते। जहां 7 हैं तो 7 हैं, वो भी जनता के विकास के लिए, अपने नहीं। शासन में है, कब तक इनको तो जनता ने बाहर कर दिया ना, अब कब तक इनकी बात कीजिएगा? आप शासन में है, आप सरकार है साहब। ये बात मान लीजिए कि इनको ज्ञानेश कुमार जी ने अंदर कर रखा है। ऐसा नहीं है, फिर दावेदार भी नहीं ना, तो फिर बात खत्म हो गई। जी ने इनको अंदर कर रखा है। अब मैं बताता हूं पॉइंट बाय पॉइंट। इन्होंने नीट का सवाल उठाया, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, बेंगलोर में कई परीक्षार्थी इसलिए अपना एग्जाम देने नहीं पहुंच पाए क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद जी की रैली थी और उन रोते हुए बच्चों को लोगों ने देखा। आप रैली का टाइम नहीं चेंज कर सकते थे? डेट और टाइम पहले से पता था। और मैं उदाहरण देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी उसी दिन कोलकाता से आए, 1:20 पे लैंड के एयरपोर्ट के ऊपर। ही वेटेड फॉर 45 मिनट। चूंकि अब देखिए, आपने अपने टर्न पे बोलिए। देखिए, आपने किसी के में नहीं बोला था, देखिए मैं किसी के में नहीं बोला, आपने अपने टर्न पे सर। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 45 मिनट इसलिए वेट किया कि 2 बजे नीट की परीक्षा थी, सारे जो भी अभ्यर्थी हैं वो पहुंच जाए, तो 2:05 में वहां से निकले। ये होता है सोचना। और इनकी रैली हो रही है और ये अपना टाइम, डेट तो छोड़िए, टाइम तक चेंज करने को तैयार नहीं है। और उसके बाद मैं दूसरी बात कहता हूं, भाई साहब ये बताइए अभय जी, वो अजमेर से जयपुर तक पेपर लीक के लिए यात्रा किसने निकाली थी जब अशोक गहलोत सीएम थे? सचिन पायलट ने निकाली थी ना, और कहा था कि बच्चों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, पेपर अंदर बंद है और बाहर लीक हो गया, ये तो जादू है। तो अशोक गहलोत जी ने कहा मैं जादूगर हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। और सचिन पायलट जी ने कहा मेरे पैरों के छाले भले ही फूट जाएं, मगर राजस्थान में जो अन्याय हो रहा है अशोक गहलोत जी की सरकार से, इनके नेता इनकी सरकार में इनके खिलाफ यात्रा निकाले और आज आकर ये लोग बड़ी बड़ी बातें। दूसरे के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।